जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत हमने खाली सुनी है, देखी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत की वर्तमान सत्ता ने बार बार इस कहावत को चरितार्थ करने की कसम खा रखी है। बहुत जल्द भारत के बारे में एक कहावत प्रचलित हो सकती है कि जब भारत जल रहा था तब वहां का प्रधानमंत्री विपक्ष का विधायक तोड़ रहा था, देश भर में घूम घूम कर मंदिरों का दर्शन कर रहा था, फोटो खिंचवा रहा था और तो और समंदर में घुसकर भी मंदिरें ढूंढ रहा था। और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बस थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। हाल ही में मणिपुर से एक और बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, वैसी ही जैसी दो महिलाओं की वीडियो सामने आई थी, बल्कि उससे भी ज्यादा जघन्य और चिंताजनक खबर सामने आई है। पूरा मामला सुनने के बाद आप भी वही कहावत कहने पर मजबूर हो जाएंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है। इसके साथ ही गुजरात मॉडल की एक शर्मनाक हकीकत खुद गुजरात की सरकार ने ही सामने रख दी है। यह कहानी सुनने के बाद देश के अन्य हिस्से के लोगों को जरा सुकून मिल सकता है कि जिस मॉडल को देखकर हमने भर भर के वोट दिया था वही मॉडल तो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, फिर दिक्कत क्या है। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जाकर राहुल गांधी पर झूठा और अनर्गल आरोप लगा दिया था। हमने उस पर टिप्पणी करते हुए गुजरात का नाम लिया था और आज ही गुजरात से एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया है कि सुनकर आपकी खोपड़ियां टनटना जाएगी। उधर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि क्या रामदेव अपनी इच्छानुसार रस्सी पर झूलने जा रहे हैं या फिर हजारों करोड़ का जुर्माना अपनी इच्छा से अदालत में भरने जा रहे हैं। अब ये बात क्यों निकल रही है थोड़ी देर में पता चलेगी। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर जबरदस्त चर्चा करने जा रहा हूं। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। टन से देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को एक बार याद कर लीजिए। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए क्या जानकारी साझा की है, दिल पर हाथ रखकर सुनिए। सचिन लिखते हैं कि उत्तराखंड की अंकिता भंडारी याद है आपको, रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वीआईपी कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस न देने पर पिछले साल उसकी हत्या कर दी गई थी। नाम आया था बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता का। अंकिता की फैमिली इंसाफ के लिए पिछले 24 घंटे से श्रीनगर में धरने पर बैठी है। परिवार का कहना है कि जो लोग इस केस में हमारी मदद कर रहे हैं सरकार उन्हें फंसा रही है। हम वीआईपी पर्सन का नाम लिखकर डीएम को दे चुके हैं, सरकार उसकी भी जांच नहीं कर रही है। केस भी फास्ट ट्रैक की जगह सामान्य कोर्ट में चल रहा है। अब जरा याद करिए, कुछ साल पहले इस देश में एक निर्भया कांड हुआ था। उस वक्त की सरकार ने कितने सारे प्रयास किए थे, हर संभव प्रयास किया गया था उस बिटिया की जान को बचाने के लिए और उसके बाद आरोपियों को सजा दिलाने के लिए। हालांकि वो सारे प्रयास पर्याप्त थे इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, मगर उस वक्त कम से कम निर्भया के लिए यह देश खड़ा तो था। अभी की स्थिति यह है कि जो परिवार के साथ खड़ा होता है, जो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता है, कथित रूप से सरकार उसी को परेशान करने लगती है, सिस्टम उसी के पीछे लग जाता है। उस पर भी यदि भाजपा का नेता आरोपी हो या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य आरोपी हो तब तो मामला ठन ठन गोपाले मानकर चलिए। परिवार के लोग न्याय की गुहार लगाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा और ज्यादा चिल्लाएंगे तो सरकार के पास बुलडोजर भी है। बाकी उत्तराखंड की जनता बिल्कुल टेंशन न ले, वहां की सरकार की प्राथमिकताओं में यही तो है कि आप जैसे लोग धरना प्रदर्शन न करें, विरोध न करें, और विरोध करें तो ऐसा तिकड़म लगाया जाए कि आप ही के ऊपर बहुत सारे मामले लाद दिए जाएं, आपको इस कदर मकड़जाल में, कानून के मकड़जाल में फंसा दिया जाए कि आप खुद ही हाथ जोड़कर केस वापस ले लेंगे, और नहीं लेंगे तो कोई ना कोई भाजपा नेता मिल जाएगा जो पैसे लेकर समझौता करवा देगा। आप कहेंगे कि मैं ये कहां पहुंच गया, तो भैया मैं पहुंच गया हूं हरियाणा। देख लीजिए, हरियाणा में भाजपा का नेता 1.5 लाख रुपया लेते हुए गिरफ्तार हो गया है। उसका साथी भी पकड़ा गया है, रेप केस में समझौते के नाम पर वसूली कर रहा था। दरअसल हरियाणा के हिसार में हरियाणवी कलाकार नवीन नारू के खिलाफ रेप केस दर्ज हुआ था। इस मामले में समझौते के नाम पर 1.5 लाख रुपए की वसूली की जा रही थी। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहला है भाजपा का नेता कपिल नेहरू और दूसरा है सतपाल। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह वही भाजपा नेता कपिल नेहरू है जिसको इसी साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सामाजिक कार्यों के लिए प्रशासन ने सम्मानित किया था, और अब वही प्रशासन उसी नेहरू को गिरफ्तार कर रहा है। वैसे भक्तों की टोली और आरटी सेल के गुर्गे चाहे तो इसी बात पर नेहरू को गाली भी दे सकते हैं। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की छवि के ऊपर इन चीजों से कोई डेंट नहीं पड़ता है। अरे भाई, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतना गंभीर आरोप लगा कोई असर नहीं हुआ। भाजपा के सोनभद्र के विधायक को अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में 25 साल की सजा सुनाई, कोई असर नहीं हुआ। भाजपा आईटी सेल के 3 गुर्गे बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करते हैं, गिरफ्तारी भी होती है, महीनों बाद होती है, अलग बात है, कोई असर नहीं होता। तो फिर कपिल नेहरू तो रेप केस में समझौते करवा रहा था बेचारा। ये व्यक्ति तो निहायत शरीफ और सज्जन है। हम उम्मीद करते हैं हरियाणा प्रशासन और वहां की भाजपा सरकार आने वाले
आने 15 अगस्त को एक बार फिर से भाजपा के इस मजबूत धरोहर को सम्मानित करेगा। आखिर समझौता कराना भी तो एक सामाजिक कार्य है। उधर देश भर में पर्चा लीक का मामला जोरों पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ। हजारों छात्रों ने राजधानी में आंदोलन की शुरुआत की। सरकार घुटनों पर आ गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही आरओ की भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने दूसरा ही रूप दिखा दिया। दौड़ा दौड़ा कर छुट्टा बेरोजगारों को नौकरी दी, कहीं पीठ पर तो कहीं पिछवाड़े पर। मध्य प्रदेश से भी पटवारी परीक्षा को लेकर रद्द करने की मांग उठ रही है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुलिस ने ससम्मान गाड़ियों में भरकर रोजगार मुहैया कराया है। अब सबसे पहले देश की इस व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता पर बात कर लेते हैं। 27 फरवरी की शाम को 200 से अधिक बंदूकधारियों ने एसपी के घर पर हमला करके स्कॉट सहित एसपी का अपहरण कर लिया। बाद में छुड़ाया गया। अब सोच कर देखिए, मणिपुर राज्य पिछले साल मई महीने से जल रहा है, यानी 2023 की मई से जल रहा है। 2024 की मई आने वाली है। इतने महीनों बाद भी यदि मणिपुर राज्य में वहां के एसपी सुरक्षित नहीं है, स्कॉट सहित अगवा कर लिए जाते हैं, तो फिर आम जनमानस का क्या हाल होगा। इस घटना से मणिपुर पुलिस के कमांडो इस कदर आहत हुए कि उन्होंने इसके विरोध में अपने हथियार डाल दिए। अब जरा डबल इंजन के फेलियर के स्तर को तो देखिए। जिस राज्य में एसपी को किडनैप कर लिया जाए, वहां के कमांडो सरेआम इस तरह से हथियार डाल दें, उस राज्य में कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी। जिस राज्य की सुरक्षा ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम आदमी अपनी सुरक्षा की कल्पना भी कैसे कर सकता है। मगर फिर भी बेशर्मी और बेहयाई की पराकाष्ठा तो देखिए। इस देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, बल्कि भरमार है, जो सरेआम मंच से माइक मिलते ही झूठ की उल्टियां करने लगते हैं। सरेआम झूठ बोलने लगते हैं कि फलाने जी ने फोन करके रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। दुनिया भर में फलाने जी का डंका बज रहा है। सवाल यह है कि जो डंका दुनिया भर में बज रहा है, वो मणिपुर में क्यों नहीं बज पाता है। मणिपुर में आते ही डंकवा फट के छितरा कैसे जाता है। जिस व्यक्ति की इतनी हैसियत है कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध फोन करके रुकवा दे, वो अपने देश के राज्य मणिपुर की आग क्यों नहीं बुझा पाता है। आग बुझाना तो बहुत दूर की बात है, पड़ोसी राज्य मिजोरम में चुनाव निपट गया, नकली विसुगुरु की हैसियत नहीं हुई कि वहां पर चुनाव प्रचार करने चले जाएं, जबकि चुनाव प्रचार करना, वोट की भीख मांगना सबसे पसंदीदा काम है। विपक्ष के तमाम नेताओं, उनसे संबंधित व्यापारियों के यहां लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी होती है। सत्यपाल मलिक, जिन्होंने पुलवामा मामले पर सवाल उठाया था, किसानों के साथ खड़े होने की बात कही थी, उनके यहां सीबीआई की छापेमारी हो जाती है। तमाम लोगों को गिरफ्तार करके सालों साल जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन इस देश में कोई जांच एजेंसी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि मणिपुर में आग लगाने वालों के घर पर छापेमारी कर ले, उनको गिरफ्तार कर ले। वैसे भी जांच एजेंसियों और उनके अधिकारियों की हिम्मत कहां से हो पाएगी जब उनके मालिक की हिम्मत नहीं हो पाती है। बाकी हमारे देश की सभी जांच एजेंसियां एकदम स्वतंत्र रूप से निष्पक्षता के साथ काम करती हैं। खबरदार, जो किसी ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठ सकता है कि उधर लद्दाख में आरोप लग रहा है कि चीन भारत की जमीन के भीतर 50 से 60 किलोमीटर भीतर आ गया है। हमारे अमर शहीद मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़ दिया गया है। यानी कथित रूप से चीन ने भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इधर जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमले हो ही रहे हैं। मणिपुर में आग लगी पड़ी है। देश के अन्य हिस्सों में बारी बारी से दंगे फसाद होने की खबरें आ ही रही हैं। यानी चौतरफा माहौल खराब है या खराब किया जा रहा है। और जब ये सब कुछ हो रहा है, तो देश की सरकार क्या कर रही है। वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं जो एक वक्त में नारा दिया करते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और सत्ता में आने के बाद जो दम्भ भरा करते थे कि देश मजबूत हाथों में है। कहां चले गए वो मजबूत हाथ। क्या उन मजबूत हाथों में इतनी ताकत नहीं बची कि मणिपुर में एसपी को अगवा होने से रोक सकते थे। आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। तो ध्यान रखिए, उन लोगों के पास और भी बहुत सारे काम हैं। ये सब तो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो लोग जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने आ ही तो रहा है लगातार। जरा पता लगाइए, पिछले 10 सालों में कितनी विपक्ष की राज्य सरकारों को गिराया गया, कितने विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा गया। और अभी अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसमें विपक्षी पार्टियों के विधायक ने भी किस तरीके से क्रॉस वोटिंग की है। क्या ये सब कुछ अपने से हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में ठूंस दिया गया। दिल्ली के कई मंत्री जेल में हैं। सांसद संजय सिंह, जो जोरदार तरीके से सवाल किया करते थे, महीनों से जेल में है। क्या ये सब कुछ अपने आप हो गया। क्या इसके पीछे किसी को दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, साजिश नहीं करनी पड़ती। अभी राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के जो विधायक अपनी पार्टी के साथ साथ प्रदेश की जनता को धोखा देकर आए हैं, और बिहार में कांग्रेस तथा आरजेडी के जो विधायक मतदाताओं के साथ छल करके आए हैं, फ्रॉड करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्या उन सब के पीछे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो कौन कर रहा है, पता लगाइए। जब पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये सब कुछ वही लोग कर रहे हैं जिनके हाथ एक वक्त
वक्त में बहुत मजबूत थे, यानी वो मजबूत हाथ काम कर रहे हैं इस देश या इस देश की जनता के लिए नहीं, बल्कि अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कितने स्तरों पर की जा सकती है, दुनिया के अलग अलग देशों को यदि देखना हो तो भारत आ जाए। वैसे इंटरनेट के जमाने में अपने देश में बैठकर भी देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि भारत ने दुनिया भर को यह सिखा दिया कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, यानी सोशल मीडिया को अपनी जेब में रखना कैसे है, जनता की आवाज को कैसे दबाना है, यह भारत की भाजपा सरकार दुनिया को सिखा रही है, उदाहरण पेश कर रही है। क्या इन सब को देखकर आने वाले वक्त में यह कहावत नहीं कही जाएगी कि जब देश का मणिपुर जल रहा था, अलग अलग राज्यों में पर्चे लीक हो रहे थे, जनता बेरोजगारी महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी, लोकतंत्र का बंटाधार हो रहा था, मीडिया सत्ता के जूतों में सड़ा हुआ मोजा सूंघ रहा था, तब मीडिया के तमाम लपट झंडी सत्ता की दलाली में चूर थे, उस वक्त सत्ता विपक्ष की सरकार गिराने में लगी हुई थी और गिरा भी रही थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन कमल चलाने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल के विधायकों को तोड़ा है। जयराम रमेश का कहना है कि साल 2022 में हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को नकार दिया, जेपी नड्डा को नकार दिया, अनुराग ठाकुर को नकार दिया, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य में भयंकर आपदा आई हो। बार बार हिमाचल की सरकार केंद्र सरकार से मदद मांगती रही, गुहार लगाती रही कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए, हमें राहत दीजिए, हमें मदद कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे यह आरोप कितना गंभीर है, इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि एक तरफ हिमाचल की सरकार राज्य में आई आपदा से लड़ने में लगी हुई थी, राज्य की जनता की मदद में लगी हुई थी, और केंद्र सरकार ने अपनी जेब पर ताला लगा लिया था, कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही भीतर साजिशें कुछ और चल रही थी क्या? जयराम रमेश का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा किया था, हमें उस भरोसे को बचाना है। कुछ लोग ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, जनता के भरोसे की सरकार को गिराना चाहते हैं। वैसे ऑपरेशन लोटस शब्द से मुझे जरा आपत्ति है। ऐसा लगता है कि यह नाम देकर इस घटिया काम को, इस लूट और डकैती वाले काम को सम्मानित किया जा रहा है। लोकतंत्र की इस डकैती को कोई दूसरा ही नाम दिया जाना चाहिए, जैसे डकैती वगैरह को जोड़ जाड़कर। बहरहाल कांग्रेस का कहना है कि हमारे अध्यक्ष ने 3 ऑब्जर्वर्स हिमाचल प्रदेश में भेजे हैं, सभी विधायकों से बात करेंगे और बात करके जो रिपोर्ट हमें मिलेगी उसी पर हम फैसला लेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा नहीं पहुंच सके। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता घूम घूम कर 370 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिमाचल जैसे छोटे राज्य की सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब इतनी बड़ी जीत सामने मिल रही है तो फिर इस तरह से लोकतंत्र की हत्या और लूट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये चुने हुए विधायक देश की जनता के साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं। सोच कर देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो विधायक डर या लालच में बीजेपी के साथ खड़े हो गए, बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, क्या ये लोग फ्रॉड नहीं बुलाए जाने चाहिए? क्या ये जनता के साथ फ्रॉड नहीं है? उन्होंने जनता से वोट मांगा समाजवादी पार्टी के नाम पर, समाजवादी पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों के नाम पर जनता ने इन्हें अपने हक में काम करने के लिए वोट दिया, और वोट लेने के बाद ये सब लालच की नदी में डूब गए, या तो डर के समंदर में किसी ने इनकी मुंडी को बार बार पकड़ के पानी में डुबाया और फिर ये पलटी मार गए। इसी तरह से हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वहां की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को न सिर्फ नकारा बल्कि दुत्कार दिया। याद करिए किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के एक नेता को फोन करके चुनाव न लड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी। बीजेपी का होते हुए भी उसने नरेंद्र मोदी की बात को मानने से इनकार कर दिया। और अब कांग्रेस के विधायक सरेआम धोखा करते हुए, और यह धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के खिलाफ है, जनता के साथ धोखा करते हुए निजी हितों को साधने के लिए पलटी मार रहे हैं। हालांकि इस वक्त पलटी मारने वालों से ज्यादा पलटी मरवाने वाला खेला करता हुआ दिख रहा है। शायद इसीलिए राहुल गांधी से पिछले साल जब सवाल किया गया कि आपके विधायक बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोग 10-20 करोड़ में बिक जाते हों, मैं चाहता हूं कि वो चले जाएं। ऐसे भ्रष्ट और कमजोर लोगों की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें नए लोग चाहिए, लड़ाकू और मजबूत ईमानदार लोग चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल साफ सुथरे चरित्रवान लोगों को, ईमानदार लोगों को, बेदाग लोगों को टिकट दे पाएगी? और टिकट दोगी तो क्या वो लोग चुनाव लड़के जीत पाने की हैसियत में होंगे? क्योंकि दागदार आदमी बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ जाएगा। ये आप सबके सामने है, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। देश के प्रधानमंत्री तक सरेआम दागदार लोगों को धमकाते हैं और 3-4 दिन बाद वही दागदार लोग लुढ़कते हुए प्रधानमंत्री के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वैसे 10 साल पहले इस देश की जनता भी गुजरात मॉडल सुनकर बड़ी जोर जोर से लुढ़ककर बीजेपी की तरफ गई थी, नरेंद्र मोदी की तरफ आ गई थी। अब जरा गुजरात मॉडल की एक हकीकत ये भी देख लीजिए। गुजरात की सरकार ने बताया है कि पिछले 3 सालों में यहां पर 25,478 लोगों ने अपना जीवन स्वतः समाप्त कर लिया है, और इन 25,000 से अधिक लोगों में 495 छात्र थे।
और सबसे ज्यादा मामले गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुए। दूसरे नंबर पर सूरत है, तीसरे पर राजकोट। अपनी इच्छा से जीवन समाप्त करने का कारण बताया गया है मानसिक स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, गंभीर बीमारी, पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय संकट, परीक्षा में असफल होने का डर भी बताया गया है। अब सवाल यह है कि हर साल परीक्षा से पहले देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के छात्रों को घंटे घंटे भर ज्ञान देते हैं, क्या उस ज्ञान का भी कोई असर नहीं होता? कम से कम गुजरात में तो होना ही चाहिए। बहरहाल गुजरात की ही एक और विश्वस्तरीय खबर को देख लीजिए। आज की ताजा खबर यह है कि गुजरात के पोरबंदर में 3300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ से भी ऊपर बताई जा रही है। अभी 5 दिन पहले ही 350 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई थी, 9 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और आज फिर से 5 लोग गिरफ्तार किए गए। वैसे कुछ समय पहले अडानी के पोर्ट से हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था, उसमें कितने लोग लपेटे में आए, क्या क्या जांच हुई, जरा पता लगाइए। और गोदी मीडिया ने कितनी बार उस पर चर्चा की, सवाल उठाए, ये भी पता लगाइए। लेकिन पता लगाने से पहले यह जरूर याद रखिएगा कि जिस पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया वो पोर्ट प्रधानमंत्री के परम मित्र का था। इसके बाद आप पता लगाने जाएंगे ही नहीं, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री का पिछले दिनों वाराणसी में दिया गया भाषण याद करिए। वहां जाकर कह रहे थे कि राहुल गांधी ने मेरी काशी के युवाओं को नशेड़ी कहा, उनका अपमान किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर सीधा सीधा यह अनर्गल आरोप लगाया था। राहुल गांधी के कहने का भाव कुछ अलग था। उन्होंने कहा था कि यहां का युवा यदि शराब नहीं पीता तो मोबाइल के नशे में है, दिन रात मोबाइल चलाता है, वीडियो शेयर करता है। अब नशा तो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कुछ लोगों को दिन रात झूठ बोलने का नशा होता है, सत्ता में बने रहने का नशा होता है, बहुत सारे लोगों को हिंसा फैलाने और फैलवाने का नशा होता है, शांति बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ लोगों को कपड़ों से पहचानने का भी नशा होता है और कुछ लोगों को दिन भर में 10 कपड़ा बदलने का भी नशा होता है। अब सवाल यह है कि यदि प्रधानमंत्री को काशी के युवाओं की चिंता है तो फिर गुजरात के युवाओं की चिंता कौन करेगा? ये जो हजारों करोड़ का ड्रग्स गुजरात के भीतर आए दिन पकड़ा जाता है, अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो कौन लोग इसका सेवन कर रहे होते? और फिर ये तो वो है जो पकड़ लिया जाता है, सोच कर देखिए जो नहीं पकड़ा जाता उसकी मात्रा कितनी ज्यादा होगी। और वो ड्रग्स गुजरात समेत पूरे देश में कौन लोग हैं जो प्रयोग में ले रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री कभी उनकी भी चिंता करेंगे या फिर जब तक कोई विपक्ष का नेता कोई टिप्पणी नहीं करेगा तब तक जबान पर ताला ही लगाकर बैठे रहेंगे? उधर एक बार फिर से ये व्यक्ति चर्चा में आ गया है। कल हमने लाइव वीडियो में जबरदस्त बातचीत की थी इनके ऊपर, नहीं देखा है तो उसको जाकर अच्छे से देखिएगा। मामला यह है कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी को चेतावनी दी थी, कहा था कि अब से ये फर्जी विज्ञापन अगर दिया, लाइलाज बीमारियों का इलाज देने का दावा किया तो तुम्हारे हर एक विज्ञापन पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोक देंगे। इसके बाद रामदेव फार्म में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहने लगे, डींगे हाँकने लगे, भौकाल मारने लगे कि यदि हमने कुछ गलत किया है तो 1 करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का जुर्माना लगा दो, चाहे हमें फांसी की सजा दे दो, हम तैयार हैं। गलत हम नहीं कर रहे हैं, गलत दूसरे लोग कर रहे हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के विज्ञापनों पर रोक लगा दिया और तो और पिछले आदेश को न मानने के लिए अवमानना नोटिस भी जारी कर दी। यहां तक कह दिया कि बहुत बदमाशी हो रही है, देश के साथ धोखा हो रहा है, हमने मना किया था फिर भी नहीं मान रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सारी गड़बड़ी पकड़ ली। अब लोग कह रहे हैं कि लोग आवाज उठा रहे हैं कि रामदेव आपने काला धन लाने की बात कही थी, नहीं लाए, चलो कोई बात नहीं। आपने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही थी, नहीं मिटाए, जबान पर ताला लगाकर बैठ गए या फिर सत्ता से डर के बैठ गए, चलो कोई बात नहीं। आपके पास काला धन की सूची हुआ करती थी, काला धन वालों की सूची हुआ करती थी, भाजपा की सरकार आते ही वो सूचियां हरा गई, चलिए कोई बात नहीं। आपने 30 रुपया 35 रुपया डीजल पेट्रोल दिलवाने की बात कही थी, तुमने वो भी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अब कम से कम 2-3 महीना पहले तुमने जो 1000 करोड़ का जुर्माना देने और फांसी पर चढ़ जाने की बात कही थी, उस बात पर तो अमल करो भाई। कितनी बार करवाओगे अपनी जगह साई? कभी तो अपनी जबान पर टिको, कभी तो अपनी जबान की वैल्यू रखो। चलो फांसी पर चढ़ना हिंसात्मक कार्रवाई हो जाएगी, पैसा बहुत है आपके पास, कुछ 1000 करोड़ देश की अदालत में जमा कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। अब लोग यहां तक चैलेंज करने लगे हैं कि यदि रामदेव के भीतर तनिक भी आत्मसम्मान जैसी कोई चीज होगी तो निश्चित रूप से वो अपनी इच्छा से हजारों करोड़ का जुर्माना भर देंगे। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।